फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें हमें दो लॉ पढ़ने हैं। पहला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये काफी हद तक जैसा सेंटर ऑफ मास टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों में से किसी ना किसी से काम चल जाता था। लगभग वैसा ही कुछ इसमें है कि ये दो लॉ लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये था कि ये 2m है, ये m है, ये वेलोसिटी v0 है। अब पूछा होता फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो हम क्या करते कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पे m 2m या मैक्सिमम कंप्रेशन बेहतर। कंप्रेशन x है, वेलोसिटी बराबर है, तो दो अननोन है, एक वेलोसिटी और एक x। तो एक इक्वेशन क्या लगाते, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mv प्लस 2mv, और एक इक्वेशन एनर्जी प्योरली काइनेटिक। अब भी काइनेटिक तो है लेकिन पोटेंशियल भी है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते। लगभग कुछ ऐसा ही इसमें होने वाला है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दो इक्वेशन की मदद से हम फ्लूइड फ्लो निकालेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें पुरानी आपको मैं याद दिला दूं। हमने कहा था 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 180 m इज इक्वल टू 10 पे 5 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अप्रॉक्स 10 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बहुत ही आसान, ये कुछ और नहीं, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम है। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ये समझिए अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है इस ट्यूब से, ये एक ट्यूब है, इसका एरिया A1 है, यहां लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, इसका एरिया A2 है, यहां लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब जरा ये समझिए A1 V1 क्या है, वॉल्यूम एंटरिंग ट्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम एग्जिटिंग ट्यूब पर सेकेंड। दरअसल यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है। ये पहले समझिए कि आखिरकार ये कैसे है। यहां अच्छे से देखिएगा कि अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, एरिया A1 है, तो dt टाइम में अगर ये dx मूव कर गया, dt टाइम में मान लिया dx मूव कर गया, तो इतना अमाउंट बाहर निकल गया। तो वॉल्यूम फ्लोन इन dt इज इक्वल टू a dx, एरिया इंटू लेंथ। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो dt से डिवाइड करेंगे, और dx बाई dt क्या है, आया समझ में? तो रेट ऑफ मास फ्लो पूछा होता तो रो ए वी, मास का फ्लो कितना है, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ट्रू है। अब ये और ये आपस में बराबर है, मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम है। जितना लिक्विड अंदर आया ठीक उतना ही लिक्विड बाहर निकला। इसका मतलब हम नहीं मान रहे कि कोई भी लिक्विड इसके अंदर रह गया है। इसका मतलब पहले भी ट्यूब पूरी भरी थी, अब भी ट्यूब पूरी भरी है। ये तभी ट्रू है जब ट्यूब पूरी भरी हो। अगर ट्यूब हमारी कंप्लीटली फिल्ड है तो नया वॉल्यूम तो अंदर जितना भी आएगा उतने को बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरा अंडरस्टूड है कि यहां लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, क्योंकि अगर लिक्विड कंप्रेस हो जाता तो अंदर ज्यादा आता, बाहर कम निकलता। ठीक है, तो ना तो लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, सॉरी कंप्रेसिबल है, ना ही ये ट्यूब खाली है। समझ गए? ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड है, पूरे में पानी है, और लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता। तभी हम A1 V1 A2 V2 बराबर कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी ये आपको समझ में आना चाहिए, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या चीज है।
ये 1 सेकंड में फ्लो करने वाला वॉल्यूम है। अगर आपने कभी न्यूज पे ध्यान देते हैं तो डैम में लिखा होता है कि इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया। क्यूसेक, मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर क्यूब पर सेकेंड ये डायमेंशन का है कि ये वॉल्यूम पर सेकेंड, तो ये एरिया इंटू वेलोसिटी से निकल आएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो फ्लो रेट ही क्यूसेक है, ऐसा यूनिट, मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए नहीं, डीटी टाइम के लिए बोलो। 1 सेकेंड में तो हो सकता है इतना मूव कर जाए, 1 सेकेंड नहीं, डीटी टाइम के लिए ये जो छोटा सा सिलेंडर बनेगा, उसी डीटी टाइम में इसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो जितना वॉल्यूम अंदर आया, तो यहां अगर इतना अंदर आया तो शायद यहां कुछ ज्यादा मूव करा होगा, एरिया कम है तो लेंथ ज्यादा होगी, ये इतना अंदर आएगा और ये इतना बाहर निकलेगा, तो एरिया के इनवर्स रेशियो में लेंथ आएगी, और लेंथ का रेट ऑफ चेंज ही वेलोसिटी। तो अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी बढ़ेगी। और ये मेरे ख्याल से आपने सबने एक्सपेरिमेंट करके देखा ही है, आया समझ में कि इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी अगर इसका एरिया a, इसका एरिया a बाय 10, तो इसकी वेलोसिटी 10v। समझ गए कि आप जितनी वेलोसिटी से दबाओगे उससे कई ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। और लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, आपने ये वॉल्यूम कम किया, इतना ही वॉल्यूम करने के लिए इसको काफी बड़ी लेंथ जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन करो। ये रेडियस 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर, यहां से पानी अंदर आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यहां से बाहर निकल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फाइंड v। और दूसरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, इन थिनेस्ट ट्यूब। entering the system per second। पूछा है चूंकि मैंने, तो ये वाटर है, अंदर आ रहा है पाई आर स्क्वायर इंटू 10, अंदर आया माइनस पाई, और जितना बाहर निकला पाई आर स्क्वायर इंटू 5 प्लस पाई 1 स्क्वायर इंटू वी। 90 माइनस वेलोसिटी आ गई 70 सेंटीमीटर। पहला आंसर। वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड यहीं से एंटर कर रहा है, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो dv बाई dt है, लेकिन हमें dm बाई dt चाहिए, तो रो इंटू dv बाई dt। डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू पाई 3 स्क्वायर इंटू 10 90 पाई ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी पर सेकेंड। यूनिट काफी इंपॉर्टेंट, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ग्राम पर सेकेंड में आंसर आ गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इसे बर्नौलीज थ्योरम। ये बर्नौलीज थ्योरम कुछ और नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब लिक्विड के अंदर कितने तरह की एनर्जी थी? तो एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली,
और एक और एनर्जी प्रेशर एनर्जी। तो तीन तरह की एनर्जी है, एक प्रेशर वाला टर्म और है। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv², ये हम जानते हैं mgh है, ये हम जानते हैं प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन कितना हमें ये नहीं पता। ये समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं कि एक तीसरे तरह की एनर्जी और है प्रेशर वाली। ये मैंने शायद आपको एक्सप्लेन भी कर रखा था कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, बिल्कुल आइडेंटिकल कंटेनर है, इस पर फोर्स लगाया F, एक और आइडेंटिकल कंटेनर जिस पे लगाया 2F। तो तीनों में लिक्विड की हाइट सेम है, तीनों में लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी 0 है। स्टिल यहां पे जो लिक्विड है वो अंडर प्रेशर है। जैसे यहां किसी पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा है, यहां फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा है, लेकिन यहां फ्री बॉडी डायग्राम पक्का समझ में आया? मतलब अगर मैंने यहां होल्ड कर दिया तो पार्टिकल पे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कम आएंगे, यहां ज्यादा आएंगे, यहां और ज्यादा आएंगे। इसका मतलब जब लिक्विड बाहर निकलेगा यहां सबसे तेज होगा। अब उसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आई है तो कोई ना कोई दूसरी एनर्जी इस पे ज्यादा रही होगी जो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है। अब वो हाइट तो नहीं हो सकती थी क्योंकि हाइट तो तीनों की सेम है, तो प्रेशर ही हो सकता है। तो प्रेशर इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब प्रेशर फोर्स भी अप्लाई करता है और प्रेशर के साथ एसोसिएटेड एनर्जी भी है। और सही बात है, ये इत्तेफाक नहीं, ग्रेविटी फोर्स भी अप्लाई करती है, एनर्जी भी। हर वो चीज जो फोर्स अप्लाई करेगा उसके साथ एक एसोसिएटेड एनर्जी होगी, तभी तो वर्क करेगा। या फिर वो फोर्स ऐसा होगा जो वर्क नहीं करता होगा, जैसे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो लगा सकता है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। नॉर्मल रिएक्शन ओवरऑल कभी पॉजिटिव वर्क नहीं कर सकता। किसी एक पार्ट पर पॉजिटिव कर सकता है तो किसी दूसरे पार्ट पर नेगेटिव करेगा, तो एक से छीन के दूसरे को दे सकता है, लेकिन ओवरऑल तो जीरो है ना, ठीक है। हां, तो ये सरप्राइज होने वाली बात नहीं कि प्रेशर फोर्स में भी आ रहा था, एनर्जी में भी आ रहा था, ग्रेविटी भी तो दोनों में आ रही थी, तो ये भी आएगा। तो प्रेशर के साथ एक एसोसिएटेड एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी क्या है वो हमें पता नहीं है फिलहाल, लेकिन है जरूर, ये फील तो आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ समझते हैं। अब देखिए, लिक्विड यहां से इंटर कर रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है। ये लिक्विड की वेलोसिटी अगर यहां v1 है, यहां लिक्विड की वेलोसिटी v2, यहां एरिया a1, यहां एरिया a2, और ये हाइट h1, ये हाइट h2, ठीक है। हमने एक ट्यूब कंसीडर की जिसकी हाइट दोनों जगह अलग अलग है, जिसका वॉल्यूम वेलोसिटी भी अलग अलग है, एरिया भी अलग अलग है, और प्रेशर भी अलग अलग है। वैसे एरिया की फिलहाल जरूरत नहीं, लेकिन हमें पता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लगेगा। तो इसका प्रेशर हमारा P1, इसका हमारा प्रेशर P2। अब हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाले। अब जरा सोचिएगा इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगी। यहां से मान लीजिए ये अगर डीएम मास अंदर गया तो वहां से डीएम मास बाहर निकलेगा, डीएम मास अंदर आया, डीएम मास ही बाहर निकलेगा। तो मैं उस डीएम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ये समझ पा रहे हो? किसी भी dt टाइम में डीएम अंदर आया, डीएम बाहर निकला, इस डीएम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इस पूरे सिस्टम के लिए मान लो, तो पूरे सिस्टम पे वर्क कितना हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करिए, वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय ग्रेविटी, दो ही तो है, इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट किया dx1, ये डिस्प्लेसमेंट किया dx2, ये एरिया a1, एरिया a2। तो अब वर्क डन बाय प्रेशर, प्रेशर का वर्क डन है P1 A1 dx1 माइनस d, ये यहां से जो पॉजिटिव वर्क है, यहां से धक्का दे रहा है, वहां से रोक रहा है उस तरफ से, तो P2 A2 dx2,
ये नेट प्रेशर का वर्क डन है। लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रेशर जिस तरफ लिक्विड जा रहा है उसी तरफ धक्का लगा रहा है, ये प्रेशर उल्टी तरफ धक्का लगा रहा है, तो नेट वर्क डन दिस माइनस दिस, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी। डीएम मास यहां था, अब ये यहां पहुंच गया, तो डीएम की हाइट बढ़ गई, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है। पक्का समझ में आया? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हाफ डीएम, इसकी एनर्जी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी v2 इनिशियली v1। अब जरा समझिएगा, नाउ a1 dx1 इज इक्वल टू a2 dx2, जितना वॉल्यूम अंदर आया उतना ही वॉल्यूम बाहर आया, इज इक्वल टू dm बाय रो। डीएम मास कितना है? अगर डीएम मास देखें तो यही तो डीएम था, डीएम था रो ए dx1, और वहां से डीएम कितना था? रो ए dx2। लिख सकते हैं? तो ये मैंने लिखा, तो ये यहां छाप दूं, तो ये बना P1 डीएम बाय रो माइनस P2 डीएम बाय रो इज इक्वल टू डीएम जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ डीएम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ये डीएम इतना आया तो काट ही देते, और ये रो उधर भेज दूं, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। डीएम का लफड़ा खत्म हो गया। अब मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ, 1 वाला उधर ले गया, ये कितना है? P1, इधर से कितना आया? रो जी H1, यहां से कितना आया? हाफ रो V1 स्क्वायर, उधर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर आया। अब यहां सभी के 1 लिखें, यहां सभी के 2 लिखें, इसका मतलब मैं इसको ये लिख लूं, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। समझ गए? अब जरा इस टर्म पे गौर करें, ये mgh अपॉन वॉल्यूम लिखा है, mgh अपॉन वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम लिखा है। ये हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। और ये अब देखिए गैसेस में याद करिए, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ही वर्क डन होता था, पीडीवी का इंटीग्रेशन वर्क डन निकलता था ना, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम एक तरह की एनर्जी हो गई, और ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लिखा है, तो ये टर्म क्या बन गया? प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम। इसका मतलब ये पूरा लिखा है टोटल एनर्जी पर वॉल्यूम। उम्मीद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया होगा कि ये दरअसल लिक्विड के पास 3 तरह की एनर्जी थी, तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट है। 1 मीटर क्यूब में या 1 यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल एनर्जी यहां है वही यहां है, तो टोटल एनर्जी पर मीटर क्यूब कांस्टेंट है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, क्योंकि ये कहीं भी ले सकते थे। तो थ्रू आउट द फ्लो टोटल एनर्जी पर मीटर क्यूब कांस्टेंट निकला। दरअसल ये हमें पहले से हिंट थी कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट निकलेगी, हमें यह पता नहीं था कि प्रेशर कैसे मेजर करें, ये एनर्जी कैसे ढूंढे। तो बड़ा सिंपल सा हो गया ये तो, कि प्रेशर ही प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम है। ये हाफ एम वी स्क्वायर पहले से पता था, पर वॉल्यूम सीधे मास को डेंसिटी से रिप्लेस किया, mgh पर वॉल्यूम मास को डेंसिटी से रिप्लेस किया, प्रेशर एनर्जी सीधे प्रेशर ही है। डायमेंशनली समझ में भी आ रहा है, रो जी एच प्रेशर की डायमेंशन है, हाफ रो वी स्क्वायर भी प्रेशर की डायमेंशन है। अगर केटीजी याद हो तो 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर।
मतलब ये प्रेशर की डायमेंशन है। तो ये तीनों ही प्रेशर की डायमेंशन है या तीनों ही एनर्जी पर वॉल्यूम की डायमेंशन। वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, डीवी का मल्टीप्लाई करोगे, ये कौन सा वॉल्यूम, ये जितना अंदर आया जितना बाहर गया वो वॉल्यूम बराबर है, और हमने इसमें और उसमें लगाया है। हां, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉर इनकंप्रेसिबल, इररोटेशनल, नॉन विस्कस या स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड फ्लूइड, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रू आउट द फ्लो। अब यहां देखिए स्टेटमेंट में बहुत सारी नई चीजें आ गई, कांस्टेंट थ्रू आउट फ्लो। लेकिन ये स्टेटमेंट है बड़ा सही, समझते हैं, हमने हर चीज यूज की है। इनकंप्रेसिबल, हमने इनकंप्रेसिबल कहां यूज किया, ये डेंसिटी वाला टर्म हमने यूज किया, और हम इसको कांस्टेंट तभी मान सकते हैं जब रो वाला टर्म कांस्टेंट हो, या हमने वॉल्यूम कंजर्व कर रखे, मतलब इनकंप्रेसिबल हमने यूज किया है। अब जरा समझिए इररोटेशनल। काइनेटिक एनर्जी लिखते समय मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो नहीं लिखा। दरअसल ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि लिक्विड रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है जब लिक्विड रोटेट करेगा तो रिजिड बॉडी है नहीं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना बहुत मुश्किल है। लिक्विड का कोई शेप तो फिक्स है नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा लिखोगे, वो तो हर इंस्टेंट पे बदल रहा होगा। इसीलिए जब रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इररोटेशनल समझ में आया? तो रोटेशनल फ्लो को डिस्कस करना काफी मुश्किल था, ठीक है। दरअसल रोटेशनल फ्लो ही टर्बुलेंट फ्लो है। रोटेशनल या टर्बुलेंट, टर्बुलेंसी नाम सुना, पानी में टर्बुलेंसी आ गई, मतलब ये टर्बुलेंसी है, और ये यहां तक स्ट्रीम लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन है, ये टर्बुलेंट है। ये समझ में आया? तो टर्बुलेंट या रोटेशनल फ्लो लगभग एक ही चीज है। इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो टर्बुलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जहां सभी एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ये समझ में आया? सभी स्मूथ अपनी अपनी ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, मतलब ये लिक्विड ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे एक दूसरे में मर्जअप नहीं हो रहे, लेकिन यहां आके ये आपस में मिक्स हो गए, तो कोई पाथ बचे ही नहीं कि कौन सा किस पाथ में जा रहा है। तो ये टर्बुलेंट या रोटेशनल फ्लो है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा इररोटेशनल स्ट्रीमलाइन वर्ड क्यों यूज किया, समझ गए? क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी प्योरली ट्रांसलेशन वाली लेने वाले हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ नॉन विस्कस, याद करिए इस पूरे में ड्रैग की तो हमने बात ही नहीं की। अगर ड्रैग होगा तो ये एनर्जी का सम कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, घटेगा। इसका मतलब हमने नॉन विस्कस भी लिया होगा। बाकी सब अंडरस्टूड है। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर मीटर क्यूब रिमेन कांस्टेंट। इसके बाद हमने ये रिजल्ट रट लिया, ये छोटा सा रिजल्ट हमने याद कर लिया, और याद करना बिल्कुल आसान है। ये mgh लिखा है, ये हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है, ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिखा है, सभी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो तीनों टर्म आ गए।